हमारा पड़ोसी ग्रह हमारे बहुत करीब है, तो फिर इसमें बड़ी रुकावट क्या है? पृथ्वी से परे हमारे सौर मंडल में अंतर्ग्रहीय स्थलों की बात करें तो मौसम पे परिस्थितियों या यहां तक कि ठोस जमीन के मामले में भी ज्यादा अच्छे विकल्प नहीं हैं। हमारा निकटवर्ती शुक्र ग्रह इतना गर्म है कि ठोस जमीन के पास पहुंचने से पहले ही हम जल जाएंगे। प्लूटो का तापमान -400 डिग्री फ़ारेनहाइट से -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो थर्मामीटर को उलट देता है। वहीं नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति ज्यादातर जहरीली गैसों से बने हैं, जो अगर उनके पास चलने के लिए ठोस जमीन भी होती तो हमें मार देती। और यह तो तूफानों का जिक्र किए बिना ही है। मंगल वास्तव में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमारे सूर्य के चारों ओर रहने योग्य कक्षा में स्थित है। आधी सदी से भी ज्यादा समय के बाद मनुष्य चांद पर कदम रख चुके हैं और प्लूटो तक अंतरिक्ष यान पहुंचा चुके हैं, और यहां तक कि हमारे सौर मंडल के किनारों से भी आगे निकल चुके हैं। हमने मंगल ग्रह पर कई अंतरिक्ष यान भी उतारे हैं, जिनमें नासा का परसिवियरेंस रोवर और चीन का ज़ोरोंग रोवर भी शामिल है, जो इस समय ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और तस्वीरें और अन्य बहुमूल्य जानकारी भेज रहे हैं। तो फिर मनुष्य अभी तक मंगल ग्रह पर क्यों नहीं गया? क्या वजह हो सकती है? तो चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। आपको बता दें, नासा के अनुसार इस ग्रह पर मानव मिशन भेजने से पहले हमें अभी भी कई बाधाओं को पार करना होगा, जिनमें तकनीकी नवाचार और मानव शरीर, मन की बेहतर समझ तथा यह भी शामिल है कि हम दूसरे ग्रह पर जीवन के लिए कैसे अनुकूलित हो सकते हैं। संक्षेप में इन बाधाओं को 3 प्रमुख समस्याओं में संक्षेपित किया जा सकता है। ऐसा नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा की मानव मंगल वास्तुकला टीम की प्रमुख मिशेल रूकर और नासा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशन निदेशालय के मुख्य इंजीनियर जेफरी शीही कहते हैं। वहां पहुंचें, वहां उतरें, वहां रहें और वहां से चले जाएं। इसमें पहली बाधा तो बस दूरी है। लाल ग्रह अपने निकटतम बिंदु से लगभग 24 मिलियन मील 55 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन मंगल की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं होती। पृथ्वी और मंगल अलग अलग दूरी और गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच यात्रा करने के लिए कुछ निश्चित और अनुकूल समयावधियां हैं। खासकर यह देखते हुए कि उद्देश्य केवल मंगल तक जल्दी पहुंचना नहीं है, बल्कि वापस आना भी है। शीही कहते हैं, मंगल ग्रह के लिए ट्रेनें हर 26 महीने में आती हैं, और आगे कहते हैं कि आखिरी बार ऐसा जुलाई 2020 में हुआ था। वह आखिरी ट्रेन शायद अंतर्ग्रहीय यात्रा के लिए अब तक का सबसे व्यस्त समय था। पिछले गर्मियों में 2 सप्ताह के अंतराल में 3 मानव रहित मंगल मिशन लॉन्च किए गए थे। हालांकि सभी 26 महीने की खिड़कियां एक जैसी नहीं होती। शीही बताते हैं कि इसके अलावा लगभग 15 साल का एक बड़ा चक्र भी होता है, जब वह खिड़कियां अन्य वर्षों की तुलना में और भी ज्यादा अनुकूल होती हैं। लेकिन शीही का कहना है कि सबसे अनुकूल अवसर के दौरान ग्रह तक पहुंचने के लिए अनुकूलित यान जरूरी नहीं कि अन्य वर्षों के लिए भी वैसा ही हो जिसकी हमें जरूरत हो। उस खिड़कियां में मंगल तक पहुंचने पर अपने सारे प्रयास केंद्रित करने का मतलब होगा कि हमें हर 15 साल में ही एक मौका मिलेगा। दूसरे शब्दों में, यह एक तरफा टट्टू जैसा होगा। बेशक इस सब में तकनीक की भूमिका है। वायुमंडल से प्रक्षेपित किए गए ज्यादातर रॉकेट ईंधन से संचालित होते हैं, लेकिन एक पूर्णतः रासायनिक प्रणोदन प्रणाली के लिए यह ईंधन काफी जगह लेगा और सबसे लंबी यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं होगा। शीही कहते हैं कि मंगल ग्रह तक तेजी से और ज्यादा बार पहुंचने के लिए परमाणु तापीय प्रणोदन या परमाणु विद्युत प्रणोदन पर आधारित प्रणाली ज्यादा कारगर होगी, और वह भी तब जब हम जहाज के आकार को कम रखें। उनका संगठन कई अलग अलग परमाणु विखंडन तकनीकों पर काम कर रहा है, जिसमें एक विखंडन सतही ऊर्जा प्रणाली भी शामिल है। वे चांद पर एक का प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इसमें मानवीय समस्या क्या हो सकती है? प्रौद्योगिकी के अलावा हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ वायुमंडल में रहने के लिए विकसित हुए प्राणी हैं, कई महीनों तक अंतरिक्ष यान पर करीबी वातावरण की स्थिति का सामना कैसे करेंगे, इस पर कुछ समय से काम चल रहा है।
चाहे वह यह अध्ययन हो कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री वहां के एकांत और कम गुरुत्वाकर्षण से कैसे निपटते हैं, या पृथ्वी पर वापस आने पर वे कैसे सामना करते हैं। विभिन्न चंद्र अभियानों ने यह भी उजागर किया है कि वहां के अंतरिक्ष यात्री कम गुरुत्वाकर्षण की स्थिति से कैसे निपटते हैं। इसके अलावा नासा के चैपिये जैसे मिशन, जो 1 साल भर चलने वाला मंगल सिमुलेशन है, वैज्ञानिकों को यह भी जानकारी देंगे कि एक लंबे मिशन में लोगों के एक छोटे समूह के साथ किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अंटार्कटिका में चल रहे अन्य शोध मिशन भी हमें यह जानने में मदद कर सकते हैं कि हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि बुनियादी कार्यों को पूरा करने में कितना समय लगता है और कितने लोगों की आवश्यकता है। एक और चिंता यह है कि इंसान बिना ज्यादा बाहरी संपर्क के लंबे समय तक छोटी छोटी बंद जगहों में कैसे रह पाएंगे। रकर कहते हैं, अगर आप खाने से थक गए हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। लेकिन अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद करने वाला एक और उपकरण आर्टेमिस मिशन होगा, जो चंद्रमा पर एक स्थायी जनसंख्या बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। चंद्रमा पर रोजमर्रा के जीवन के लिए कई तकनीकें, साथ ही वहां के लोगों पर रहने की परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सब भविष्य के मंगल मिशन को दिशा देने में मदद करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मंगल की कक्षा तक पहुंचना तो बस आधी लड़ाई है। दूसरी चुनौती लाल ग्रह पर सुरक्षित उतरना है। हालांकि जरूरी नहीं कि वह पूरी तरह से सुरक्षित हो। शीही का कहना है कि नासा एक इन्फ्लेटेबल डिसेलरेटर विकसित करने पर काम कर रहा है। पैराशूट जैसा होगा और वायुमंडल में प्रवेश करते समय लैंडिंग क्राफ्ट की सुरक्षा और गति को धीमा करेगा। वास्तव में उतरने के लिए क्राफ्ट को सुपरसोनिक रेट्रोपल्शन जैसी किसी चीज की जरूरत होगी, जो मूल रूप से नीचे की ओर होते हैं, जो क्राफ्ट के भारी थ्रस्ट को इतना उलट देते हैं कि वह सुरक्षित रूप से जमीन पर आ जाए। शीही का कहना है कि इसे विकसित करने की चुनौती से निपटने के लिए नासा की योजना ऐसी प्रणाली को हमारी कक्षा में प्रक्षेपित करने की है, फिर उसे पृथ्वी पर वापस लाकर देखना है कि यह काम करती है या नहीं। जमीन पर पहुंचने पर धूल भरी आंधियां एक और संभावित बाधा बन सकती हैं। चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए धूल एक बड़ी परेशानी साबित हुई। चूंकि हवा या कोई अन्य बल इन कणों को नष्ट नहीं कर पाया, इसलिए धूल तेज थी और अंतरिक्ष यात्रियों के सूट के कुछ हिस्सों पर रगड़ खा रही थी। यह हर जगह फैल गई और आंखों में जलन पैदा कर रही थी। मंगल ग्रह की धूल शायद उतनी तेज न हो क्योंकि वहां अपर्दनकारी शक्तियां हैं, लेकिन धूल के तूफान बहुत बड़े हो सकते हैं। 2018 में वहां एक भयंकर तूफान के बाद रोवर अपॉर्चुनिटी ऑफलाइन हो गया था। रकर का कहना है कि शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह की इन धूल भरी तूफानों के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि उन्होंने इनमें से सबसे खतरनाक तूफान देखा है या नहीं। ग्रह पर किसी भी अंतरिक्ष यात्री या उपकरण के लिए खतरे के अलावा तूफान इतनी धूल भी उड़ाते हैं कि सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी सौर ऊर्जा से चलने वाला उपकरण कुछ समय के लिए ठीक से काम नहीं कर सकता है। ग्रह पर रहते हुए भी उपकरण एक गंभीर चिंता का विषय हैं। शीही का कहना है कि मंगल ग्रह पर किसी भी मानव मिशन के लिए संभवतः पहले माल की डिलीवरी की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले ही उन चीजों को वहां रखा जाएगा और उनकी जांच की जाएगी। अन्य बाधाओं में वहां जाने के लिए जहाज का निर्माण भी शामिल होगा। शीही और रूकर का अनुमान है कि इसकी लंबाई कम से कम 1 फुटबॉल मैदान जितनी होनी चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस प्रणोदन प्रणाली तकनीक का उपयोग करते हैं और हम अंततः कितने लोगों को भेजने का निर्णय लेते हैं। आकार में यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से थोड़ा छोटा से लेकर काफी बड़ा तक हो सकता है। इनका मानना है कि हम 2030 के दशक में वहां पहुंच सकते हैं। मंगल ग्रह पर मनुष्यों को अपेक्षाकृत तेज यात्रा पर भेजने के लिए अगला सबसे अनुकूल समय 2033 होगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि तब तक राजनीति, बजट और तकनीक तैयार हो पाएगी या नहीं। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।